आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत, परसेंट और परसेंटेज। हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिशत शब्द को कई बार सुनते हैं और इसका प्रयोग भी करते हैं। जैसे पेट्रोल के मूल्य में 5% की कमी हो गई। इस बार 10वीं का परिणाम 80% रहा। गेहूं के पैदावार में 10% की वृद्धि दर्ज की गई। इस प्रकार न जाने कई बार हम प्रतिशत शब्द सुनते हैं। मेरा 10वीं में 80% था। मेरे दोस्त का 10वीं में 95% था। इस प्रकार न जाने प्रतिशत शब्द को हम कई बार इस्तेमाल करते हैं। पर वास्तव में प्रतिशत का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? प्रतिशत क्या है, इसका प्रयोग कैसे होता है और क्यों होता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज के इस लेक्चर में हम ढूंढेंगे। तो पहले देखते हैं कि प्रतिशत क्या है और प्रतिशत शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं। इसे हम एक उदाहरण से देखते हैं। मान लेते हैं एक तरबूज है, कलिंदर है, एक वाटरमेलन है। ये एक वाटरमेलन है और इस वाटरमेलन को मैंने दो भागों में तोड़ दिया। तो अब क्या होगा? हम इसे क्या कहेंगे? भाई दो भागों में तोड़ा मतलब ये आधा आधा हो गया, आधा ये आधा ये। या हम इसको कह सकते हैं कि यह 0.5 दो हिस्से हो गए इसके। या हम कह सकते हैं इसे यह कलिंदर 1:2 में टूटा। या कह सकते हैं कि इसे हमने 50-50, ब्रिटानिया का 50-50 बिस्किट, बिल्कुल। तो यहाँ पर 50-50 यानी 50-50 प्रतिशत में हमने इसे तोड़ दिया। तो अब देख सकते हैं कि यह चारों ही एक प्रस्तुतिकरण है, गणितीय प्रस्तुतिकरण। किसकी? मापन की, क्योंकि अंततः हम इसे नाप रहे हैं, माप रहे हैं। और मापने के लिए हमें गणितीय कुछ प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता होती है। तो यह जो प्रस्तुतिकरण है वह भिन्न है। भिन्न यानी फ्रैक्शन। ये जो प्रस्तुतिकरण है वह दशमलव के रूप में है, डेसिमल। और यह जो प्रस्तुतिकरण है यह भी एक विधि है जिसे हम अनुपात या रेशियो कहते हैं। और ये जो है यह प्रतिशत है। तो आप देख सकते हैं कि आपने देखा यह अनुपात है, रेशियो। ये आपने देखा यह भिन्न है, फ्रैक्शन। और ये जो देख रही हैं यह दशमलव या दशमिक प्रणाली। और ये देख रहे हैं जो ये है प्रतिशत। तो आप ये तो समझ गए कि प्रतिशत का अनुपात से भी संबंध है, भिन्न से भी संबंध है और दशमलव से भी संबंध है। यानी चारों ही एक दूसरे में रूपांतरित हो सकते हैं। तो आखिर क्या हम प्रतिशत की आवश्यकता हमें क्यों होती है? हम प्रतिशत की जगह इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। बस ये अपनी अपनी सुविधा की बात है। हम सीधा आम खा सकते हैं, या आम को काट के खा सकते हैं, या आम का रस बना सकते हैं, या आम को सुखाकर आम रस बना सकते हैं। तो आम को खाने की कई तरीके हैं, कई विधियां हैं। और यह अपनी अपनी सुविधा पर निर्भर करता है कि आम को हम कैसे खाएं। बिल्कुल वैसे ही यह प्रस्तुतिकरण, यह मापन गणित से संबंधित है और इससे हमें सुविधा होती है। तो जब भी हम प्रतिशत की बात करते हैं तो वहां पर शत यानी 100 शब्द आता है। 100 का मतलब वह आधार, 100 के आधार में अभिव्यक्त होता है। क्योंकि कुछ भी हो सकता है कि मैंने 25 में से 3 नंबर पाया, हो सकता है कि मैंने 10 में से 2 नंबर पाया, या हो सकता है कोई 1 करोड़ में 3000 लोग जो है वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। तो आपको ये समझने में दिक्कत होता है कि अगर 1000 में 300 लोग उच्च शिक्षा पा रहे हैं तो ये क्या हुआ? मतलब ये हमारे दृष्टि पटल पर समझ नहीं आता कि एक्चुअल में हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर यह वृत्त के शैली में आधा आधा, भाई उस कलिंदर को आधा आधा कर दो। तो अगर 1000 में 300 लोग क्या कर रहे हैं? उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो अगर इसको हम प्रतिशत में कहेंगे तो 300 कितना? 1000 में, यानी एक जो है अंश है, उसका पार्ट है, और एक होल है। तो एक प्रकार का होल और पार्ट में एक प्रकार का संबंध है। तो आप देख सकते हैं कि प्रतिशत की बात जब करूंगा तो एक अंश यानी पार्ट और एक होल का आपसी संबंध है, जिससे हमें आसानी होती है कि भाई अगर मैंने कहा कि 5 लोगों में एक जो व्यक्ति है वह
इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, अब 5 में 1 की इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा है, तो हम इसका विस्तार रूप बड़े रूप में देखेंगे। तो हम क्या समझेंगे, यदि हम इसे प्रतिशत में कहें तो 5 में से 1 कितना प्रतिशत हुआ? बताइए, 20%, है ना? तो अरे, अगर 5 में से 1 अगर इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो यह 20% क्यों हुआ? तो आप बोलेंगे आपने इसे कैसे प्राप्त किया? तो यही इसकी विधि है। तो प्रतिशत का मतलब 20%, मतलब आप तुरंत कल्पना करते हैं कि 100 लोग मान लेते हैं वहां पर पढ़ रहे हैं, और उस 100 लोगों में जो 20 लोग हैं वह किसकी पढ़ाई कर रहे हैं? इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब ये भी समझ सकते हैं कि अगर 5 में 1 व्यक्ति इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा है तो 10 में 2 होगा, तो भी 20% ही हुआ। तो प्रतिशत को हम विभिन्न उदाहरण से समझ सकते हैं, और अंततः यह अपनी सुविधा के आधार पर हम इसका अलग अलग जगह प्रयोग करते हैं ताकि हमारी समझ और विकसित हो। और वैसे भी गणित का उद्देश्य किसी समस्या को हल करना नहीं है, सूत्र बनाना नहीं है, बल्कि यह समझ को विकसित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रतिशत क्या है। तो आप देख सकते हैं प्रतिशत यहाँ पर 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। तो प्रति का सीधा सीधा अर्थ है डिवीजन से, भाग से। तो प्रति को जब भी हम कहेंगे तो यह भाग या डिवीजन है, और शत का संबंध हमेशा 100 से है। तो जब हम इन दोनों को मिला देते हैं आपस में तो आप देख सकते हैं कि भाई प्रति का मतलब है ये डिवीजन, भाग, और 100 का मतलब जो होगा वो बिल्कुल इसके नीचे होगा, भाग यानी 100 के भाग में। तो यह 100 क्या हो गया? हर हो गया, डिनोमिनेटर। और अब जब डिनोमिनेटर है तो यहाँ पर न्यूमरेटर भी होगा, अंश भी होगा। तो यह किस रूप में बदल गया? यह भिन्न रूप में बदल गया। तो यह प्रतिशत भिन्न रूप में जो लिखा जाएगा तो 1/100 लिखा जाएगा। अगर इसे अनुपात रूप में लिखें तो क्या होगा? 1/100। और अगर इसे दशमलव रूप में लिखा जाए तो क्या होगा? ये होगा, बिल्कुल सरल सी बात है, 0.01। तो आप देख सकते हैं इसके 3 रूप हो गए, अनुपात, भिन्न, दशमलव, और ये जो है प्रतिशत होगा। तो ये कितना प्रतिशत हुआ? 1/100। तो जब हम इसे कहेंगे 1/100 का मतलब क्या? 1/100 का मतलब इसका एक संकेत होगा, यह प्रतिशत। तो जब भी यह प्रतिशत आया, यह चिन्ह आया, यह सिंबल आया, इसका मतलब है 1/100। चाहे आप इसे प्रतिशत कहें, 1/100 का अनुपात कहें, 1/100 कहें, या 1/100 भिन्न कहें, या 0.01 कहें, सभी इसका एक ही निरूपण है, बस नाम अलग है। तो चलिए हम देखते हैं इसे उदाहरण से। मान लेते हैं हमने लिया यहाँ पर 15%, हमने लिया यहाँ पर मान लेते हैं 30%। तो जब प्रतिशत के साथ ये संकेत प्रयोग में आता है, यह चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो 15% या 30%। तो भाई 15%, 30% ऐसा ही नहीं है, इसका निरूपण क्या हो जाएगा? अब इसके 3 निरूपण हो जाएंगे। अगर अनुपात में लिख देंगे तो मैं 15 का बता रहा हूँ, तो अनुपात में लिखेंगे तो क्या होगा? 15/15, यानी ये जब भी प्रतिशत होगा तो ये क्या होगा? 15 गुणा, क्योंकि 1/100 है तो ये होगा 15 गुणा 1/100। तो ये हो जाएगा 15 गुणा 1/100 लिखो, या 15/100, क्योंकि आपने इसे 1/100 लिखा और 15 से 1 से गुणा करने पर 15/100 आ गया, यानी 15%। भिन्न रूप में क्या होगा? 15/100। और दशमलव के रूप में क्या होगा? 0.15। तो यह सभी प्रतिशत का ही रूपांतरण है, प्रतिशत का ही रूप है। बस आपको अपनी सुविधा का ध्यान रखना है, और परीक्षा में जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो भिन्न हो, दशमलव हो, अनुपात हो या प्रतिशत हो, आपस में इसे बदलाव या बदलना आपको आना चाहिए। तो यह मूलभूत सिद्धांत अगर जान जाएंगे तो आपस में आपको काफी आसानी होगी प्रश्नों को हल करने के लिए। तो आप देख लीजिए कि 15% को हमने इस तरह से लिखा। अब क्या होगा अगर 30% को कैसे लिखेंगे? आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 30% को कैसे कैसे लिखा जाएगा। अब तो ये हो गया प्रतिशत, लेकिन क्या प्रतिशत बस यहीं तक है और कुछ नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अब हम निकालेंगे कैसे? मान लेते हैं जैसे 15/100 है, या किसी ने पाया है नंबर 2/5। अब ये अनुपात रूप में दिया गया है 2/5, तो 2/5 का प्रतिशत क्या होगा? मतलब हम अनुपात से प्रतिशत में भी जा सकते हैं। कैसे जाएंगे?
बड़ा आसान। तो 2/5 को हमको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। भाई बोला गया है, जैसे प्रतिशत को आपने अनुपात में लिखा, तो अब बोला गया है कि 2/5 अनुपात को प्रतिशत में लिखें। कैसे करेंगे, मतलब यहाँ पर रूपांतरण की विधियां देखेंगे। तो 2 विधियां होती है। पहला विधि, इसकी 2 विधियां होंगी, बड़ा सरल है। तो पहली विधि जो होगी फर्स्ट मेथड और ये सेकंड मेथड। पहला मेथड होता है बड़ा आसान कि आपको कोशिश करना है कि इसके हर को 100 में बदल देना है, यानी इसका जो हर है 100 में बदलना, यानी हर को 100 में रूपांतरित करने की विधि। कैसे करेंगे, तो आप देखते हैं पहला विधि 100 हर को 100 में बदलने का। तो अगर हम 20 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर 20 पंचे 100, तो जब हम 20 से गुणा करते हैं तो यहाँ भी 20 रखना पड़ेगा, तभी हमें इकाई मिलेगी। तो जब हम करते हैं तो ये कितना हो गया, आप देख सकते हैं 20 दूनी 40 और नीचे कितना हो गया 100। आपको मालूम है 40/100 यानी कितना हुआ 100 में 40, जिसे हम 40% कहेंगे। तो यह हो गई किसको, हर को 100 में बदलने की विधि, जिससे हमें क्या मिल गया, 40% मिल गया। अब हम दूसरी विधि देखते हैं। दूसरी विधि का नाम है यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड में हमें कुछ नहीं करना पड़ता, केवल आपको उस 100 की इकाई का प्रयोग करना होता है, यानी 100 से गुणा करना होता है, बस। तो आप क्या करते हैं, यहाँ कुछ नहीं करते, आप करते हैं बस 2/5 को आपने 100 से गुणा कर दिया। तो ये कितना होगा, 5 20 और 20 दूनी 40%। तो यह हर को 100 में बदलने की विधि से आधारित था, और यह सीधे यूनिटरी मेथड से, मतलब इकाई 100 की इकाई में व्यक्त करने के लिए हमने 100 से गुणा कर दिया, और यह सरल करने के बाद 40% आ गया। तो इन 2 विधियों से हम भिन्न दशमलव व अनुपात को भी प्रतिशत में बदल सकते हैं। यह दोनों तरीके से सीख गए आप, पानी से बर्फ बनाना और बर्फ से फिर पानी बनाना, कितना आसान है। तो बस क्या हो गया प्रतिशत, मैं अपने लेक्चर में कोशिश करता हूं कि पूरी मूलभूत उदाहरण सिद्धांत आपस में मिलकर हम बताएं, ताकि प्रतिशत का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर भी हो जाए और प्रश्नों को आप हल करने के योग्य भी बन जाए। तो अब हम देखते हैं क्या प्रतिशत का कोई सूत्र होता है। हाँ बिल्कुल होता है, हम आते हैं प्रतिशत के सूत्र में। अब प्रतिशत का सूत्र बड़ा ही आसान है, हम इसे क्या करते हैं, भाग भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं मान, या भाग हिस्सा मान, और यहाँ पर कुल मान है ना, संपूर्ण हिस्सा। तो लिख सकते पार्ट और होल, या अंग्रेजी हिंदी में बोलेंगे मान, और नीचे होगा कुल मान गुणा 100। जब ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर यह प्रतिशत का सूत्र होगा, यानी ऊपर में वैल्यू बटा टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो जब ऐसा करेंगे तो यह प्रतिशत का सूत्र है। अब इसे भी उदाहरण से देखते हैं। मान लेते हैं एक टोकरी में 2 आम हैं, मान लेते 2 संतरे हैं और 2 संतरे हैं और 3 आम है। भाई ये आम बना लेते हैं थोड़ा सा, 2 संतरे हैं और 3 आम है। तो बताइए इस टोकरी में संतरे का प्रतिशत कितना हो गया और आम का प्रतिशत कितना हुआ। तो यानी संतरों का प्रतिशत और आम का प्रतिशत निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, संतरा का प्रतिशत इस टोकरी में और आम का प्रतिशत इस टोकरी में। तो संतरा कितना है भाई, मान, इस पूरे टोकरी में जो कुल है कितना हुआ, 3 2 5, ये 5। तो जो हर में होगा कुल मान यहाँ पर 5 हो जाएगा, गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100। अब देख सकते हैं संतरे का प्रतिशत, संतरा कितना है 2 है, तो इसका मान है 2, और आम कितना है 3, तो 3/5। इसको सरल कर दीजिए, 5 20 यानी 40% संतरा है और 5 20 यानी 60% जो है वह आम है। मतलब उस टोकरी में क्या है, 40% संतरा है और 60% आम है। यानी ये मान लेते हैं कि अगर भाई यहाँ तो 2 संतरे और 3 आम हैं, अब कोई भी व्यक्ति जब इसे सरलता की दृष्टि से देखेगा तो ये मानेगा कि मान लेते हैं कि टोकरी में 100 आम है, और जब वो 100 आम के बारे में कल्पना करता है तो ये सोचता है कि भाई 40 उसमें संतरा होगा और 50 उसमें आम होंगे, यानी आम ज़्यादा होगा संतरा कम होगा, जबकि मुझे तो संतरा पसंद है तो संतरा ज़्यादा होना चाहिए था, है ना। तो इस प्रकार से वह अपना अनुमान लगा लेता है।
100 के संदर्भ में, भले वह मापन या प्रस्तुतिकरण 100 में न दिया हो, लेकिन हमें 100 में बदलना आता है। आपको कच्चा आम दिया गया, आप अचार बना सकते हैं उसका। कच्चा आम दिया, उसे पका सकते हैं आप। कच्चा आम दिया, आप उसका केरी बना सकते हैं। कच्चा आम दिया, उसका आप कोई भी डिश बना सकते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप उसका कैसे प्रयोग करेंगे। तो यह इसका सूत्र हो गया। तो क्या प्रतिशत बस यहीं पर रुक गया? अब आपको इसका उदाहरण भी देता हूँ, क्योंकि हर प्रॉब्लम बताने के, सिद्धांत के बताने का उदाहरण देता हूँ। मान लेते हैं इस टोकरी में हमने क्या कर दिया, 5 संतरे कर दिए। चलो, संतरा 5 कर दिया और आम 4 कर दिया। तो संतरा कितना हो गया, 5, और आम हो गया 4। चलिए, हमने बढ़ा दिया या परिवर्तन कर दिया। तो अब बताइए कमेंट बॉक्स में कि संतरे का प्रतिशत कितना है इस टोकरी में और आम का प्रतिशत कितना है इस टोकरी में। जब आप इस प्रश्न को हल करेंगे तो आपको आसानी से इसका उत्तर मिल जाएगा। तो ये तो बात खत्म हो गई प्रतिशत की। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं इस बार गेहूं के उत्पादन में 10% की वृद्धि हुई, किंतु चावल के उत्पादन में 2% की कमी हुई। वेतन में इस बार मेरा 5% ही इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन मेरे दोस्त का 20% इंक्रीमेंट हुआ। इस बार बोनस हमें 10% मिला, इस बार बोनस उनका 20% मिला। इसका मतलब क्या है कि अब हम प्रतिशत का कुछ और भी उपयोग या इसका अनुप्रयोग देखने वाले हैं कि कैसे प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी होती है। तो अब हम जो अगला टॉपिक देखने वाले हैं वह है वृद्धि। क्या है? वृद्धि है भाई। वृद्धि यानी वृद्धि का प्रतिशत, और दूसरा जो होगा कमी का प्रतिशत। वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत। क्या होगा सूत्र इसका? वृद्धि प्रतिशत का सूत्र क्या होगा? बड़ा आसान। तो हमारा एकदम अंग्रेजी में हम लिख सकते हैं बढ़ा हुआ मान यानी इंक्रीज्ड वैल्यू माइनस जो करेंट वैल्यू यानी वर्तमान मान, इंक्रीज्ड वैल्यू, और मूल मान यानी ओरिजिनल वैल्यू कह सकते हैं, ओरिजिनल वैल्यू अपॉन कर दिए ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। जब हम ऐसा करते हैं तो यह वृद्धि का प्रतिशत है। वृद्धि मतलब इंक्रीज्ड वैल्यू, बढ़ा हुआ मूल्य, ऋण मूल मूल्य मतलब उसका प्रारंभिक मूल्य। पहले उसका मूल्य कितना था, अब जो कि बढ़ गया तो यह बढ़ गया, ज्यादा हो गया, ये कम हो गया। तो ज्यादा में से कम करेंगे तो हमें राशि धनात्मक मिलेगी। तो यह वृद्धि का मूल्य, जो बढ़ा हुआ मूल्य, ऋण प्रारंभिक मूल्य या मूल मान बटे मूल मान, ऐसा करके 100 से गुणा करेंगे तो वृद्धि का प्रतिशत होगा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई संतरे के मूल्य में। अब कमी का क्या होगा? चलिए बताइए। कमी का बिल्कुल इसका उल्टा हो जाता है। क्यों उल्टा हो जाता है? ओरिजिनल वैल्यू यानी प्रारंभिक मान या मूल मान माइनस डिक्रीज्ड वैल्यू यानी कम हुआ मान, कम हुआ मूल्य, यानी उस किसी वस्तु के मूल्य में कमी हुई। तो कमी कितनी हुई? जो भी कमी हुई वस्तु का मूल्य में जो कमी हुई डिक्रीज्ड वैल्यू, कम हुआ मूल्य बटा मूल वैल्यू गुणा 100। यहाँ देखिए हमने इंक्रीज्ड को पहले लिखा, लेकिन यहाँ पर डिक्रीज यानी कम वाले को बाद में लिखा। ऐसा करने का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करते तो हमें जो मान मिलता वह ऋणात्मक मिलता। अब ऋणात्मक मिलता तो फिर से हम असुविधाजनक स्थिति में होते। इसलिए हम बोलते हैं ऋण 3% कहने से सच्चा है 3% की कमी। धन 5% का कहने का मतलब है 5% की वृद्धि। तो ऋण और धन हमें उलझन में डाल सकती है। इसके लिए और भी कुछ नियम पढ़ने होंगे। इसीलिए हम देखेंगे कमी यानी 3% कमी। भाई मेरा 3% कम हो गया, तुम्हारा 5% बढ़ गया, मुझे 3% कम करके दो, तुम्हें 5% बढ़ा के दो। तो इसे ऋणात्मक और धनात्मक रखने के कारण ही यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू एक बार बाद में आता है और एक बार पहले आता है, बस यही है। तो ये दोनों ही वृद्धि का प्रतिशत और कमी के प्रतिशत का सूत्र है। आप इनका प्रयोग करके इनके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं उदाहरण, इसकी प्रतिशत वृद्धि और कमी में क्या है। मान लेते हैं बड़ा सरल सा है, कोई भी हम सामान ले लेते हैं। मान लेते हैं हम ले लेते हैं क्या लें? पुस्तक, किताब की मूल्य में, किताब बुक है ना भाई। तो जो बुक है, बुक का मूल्य अभी कितना था? बुक का मूल्य मान लेती है 50 रुपए था।
अब ये बुक का मूल्य कितना हो गया भाई, 70 रुपए हो गया। अब मान लेते हैं बुक का मूल्य कितना हो गया, मूल्य जो था मूल मूल्य है ना, ओरिजिनल वैल्यू हम ले सकते हैं, और यहाँ इंक्रीज्ड वैल्यू, ठीक है। तो बुक जो है 50 रुपए में जो मिला करता था, अब वह 70 रुपए मिल रहा है। तो आपका प्रश्न है बुक के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी किसी किताब का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ गया, कैसे निकालेंगे, सीधे सूत्र में रख दीजिए। यहाँ पर मैं यही रख देता हूं, यानी बुक के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत, तो इंक्रीज्ड वैल्यू कितना है भाई, 70 है। ऋण, ये ऋण दिख रहा है आपको, है ना। ओरिजिनल पहले कितना का मूल्य, 50 था, और मूल मूल्य कितना था, वो भी 50 था, गुणा 100। तो अब क्या करेंगे, 70 में से 50 गया कितना, 20। तो आप देख सकते हैं आसानी से हम यहाँ कर सकते हैं, 70 ऋण 50 ही हो गया 20 बटा नीचे है 50 गुणा 100। तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो ये क्या हुआ, 20 दूनी 40, यानी ये आ गया 40%। तो आपने 70 में से 50 को घटा दिया, आया 20, नीचे है मूल माल, प्रारंभिक मूल्य, कीमत पुस्तक की पहले मूल मूल्य कितना था, प्रारंभिक मूल्य कितना था, 50 था। तो 50 गुना 100 और 20 गुना ये 40, यानी किताब के मूल्य में 40% की वृद्धि हुई। अब भाई जरूरी नहीं कि वृद्धि हो, हम देखते हैं कि कुछ कम भी हो गया होगा। तो मान लेते हैं कम क्या होता है, किसी कॉपी कर सकते हैं, कॉपी है ना, कॉपी, ठीक है। तो कॉपी के मूल्य में क्या हुआ, मान लो कॉपी था हम 50 ही रख देते हैं, लेकिन ये क्या हो गया, 30 रुपए का हो गया, यानी कॉपी का जो वर्तमान मूल्य है वह 50 था, लेकिन अभी जो कॉपी का मूल्य कितना हो गया, 30 हो गया। तो फिर से प्रश्न है, कॉपी के मूल्य में कमी का प्रतिशत बताओ। मूल्य में कमी तो हो रही है, पर कमी का प्रतिशत क्या है। तो कॉपी के मूल्य में कमी का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, इस सूत्र से, बड़ा आसान से। क्या लिखेंगे आप, ओरिजिनल वैल्यू कितना है भाई, 50 है। ऋण डिक्रीज्ड वैल्यू कितना है, यहाँ पर अलग था, है ना, यहाँ अलग है। तो ओरिजिनल वैल्यू सूत्र का प्रयोग करेंगे। ओरिजिनल वैल्यू कितना है, मूल मान, प्रारंभिक मूल्य जो था 50, अब कितना हो गया 30, नीचे प्रारंभिक मूल्य भी होगा, गुणा 100। क्या होगा, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, और ये कितना हो गया, ये 50 में 30 गया 20, तो 20 दूनी 40। अरे बिल्कुल सही, यानी कॉपी के मूल्य में 40% की कमी हुई। अब देखो यहाँ पर किताब का मूल्य 100 नहीं है, 50 है। हो सकता है 5 होता, 500 होता, 5000 होता, 285 होता, 690 होता, 875 होता, कुछ भी हो सकता था। लेकिन आपको बोलेंगे भाई पहले मूल्य था 849 रुपए, अब बढ़ गया है 1000 रुपए, तो बताओ कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 849 में 1000 हो गया, अब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो जब तक हम इसे प्रतिशत में अभिव्यक्त नहीं करेंगे, अगर आप बोलोगे 849 में आप बोलोगे 151 रुपए बढ़ गया, है ना, 849 से 151 रुपए अगर बढ़ गया तो वो 1000 हो गया। तो भाई 151 बढ़ा मतलब समझ नहीं आ रहा है ये कम है कि ज़्यादा है। लेकिन अगर प्रतिशत में हम बात करेंगे कि भाई इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आप तुरंत क्या करते हैं, एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तुलनात्मक चित्र आपके सम्मुख आता है। और वो चित्र क्या है कि हाँ भाई एक वृत्त है, तो वृत्त में जो है इतना हिस्सा बढ़ गया या इतना हिस्सा कम हो गया, यानी 100 में इतना बढ़ गया या इतना कम हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जो कॉपी का मूल्य है वह 40% बढ़ गया। भले ही कॉपी का कुछ भी मूल्य हो, आप देख सकते हैं कि अगर 100 रुपए मूल्य होता तो वह 140 का मिलेगा अब, और जो किताब है और जो कॉपी है जो पहले 100 मिला करता था वह 40% कम हो गया। तो 100 में 40 कम हुआ यानी 60। तो अब जो मिलेगा वह 60 रुपए में, मतलब अब कमी हो गई, यानी वर्तमान मूल्य तो 50 है। तो आपको ये मालूम है कि कैसे मूल्य हम निकालते हैं, कमी का भी और वृद्धि का भी प्रतिशत के संदर्भ में। तो आप देख सकते हैं कॉपी के किताब के मूल्य में 40% वृद्धि दर्ज की गई, यानी जो किताब मिलता था 50 रुपए अब 70 रुपए मिल रहा है, यानी यहाँ पर 40% की वृद्धि पाई गई। और यहाँ पर जो कॉपी मिल रहा था पहले 50 रुपए में, अब वो 30 रुपए में मिल रहा है। तो मार्केट में ये लहर जाएगी कि कॉपी का जो मूल्य है, कीमत है, वो 40%
कम हो गया है। यानी अब आपको जो भी मूल्य में कॉपी मिल रहा है, आप अंदाज लगा लीजिए आपको कितनी कॉपी लेना है। तो कुल जो आपका जो बिल होगा वह पहले वाले बिल से 40% कम होगा। तो यही इसका उदाहरण है और यही प्रतिशत का संपूर्ण विवरण है। इसमें सभी प्रतिशत के सिद्धांत और उदाहरण और अभ्यास आ गए। तो मैं एक और देता हूं उदाहरण कि चलिए मान लेते हैं किताब और कॉपी की जगह मैं कर देता हूं कुछ दूसरा, मैं कर देता हूं पेन। पेन का जो यहां लिखता हूं ओरिजिनल वैल्यू और यहां लिखता हूं चेंज वैल्यू यानी इंक्रीज्ड वैल्यू। चलो तो पेन के बारे में बात करते हैं। ओरिजिनल वैल्यू है मान लेते हैं 120 रुपए। अब इंक्रीज वैल्यू कितना हो गया? 180 हो गया। अब फिर से एक केस में क्या होगा? पेन हो गया। अब पेन के बाद हम कर सकते हैं पेंसिल, है ना, पेंसिल। तो पेंसिल या क्या कुछ और पेन या पेंसिल कर दो, पेन कर सकते हैं या कुछ और पेन। कंपास कर देते हैं, कंपास, ठीक है, एक ही जैसा हो जाता पेन पेंसिल, तो कंफ्यूजन। कंपास, कंपास अभी जो मिलता था 90 रुपए में, अब कंपास मिलेगा 85 रुपए में। तो अब आपका प्रश्न है पेन का जो मूल्य था 120 रुपए वह 180 रुपए हो गया। तो बताइए कि पेन के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? और कंपास जो 90 रुपए का मिल रहा था अब वही कंपास अब आपको 85 रुपए में मिलेगा। तो बताइए कंपास के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आई? इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर 120 रुपए पेन का प्रारंभिक मूल्य था और इसमें कुछ प्रतिशत दिया गया, इतना वृद्धि हो गई, तो बताइए पेन का अभी मूल्य कितना है? और वैसे यहां हो सकता है कंपास का वर्तमान मूल्य 85 है जो कि कम हो गया पहले वाले मूल्य से। तो बताओ कि कितना प्रतिशत कम हुआ? जो भी प्रतिशत कम हुआ, तो बताइए कंपास का मूल मूल्य क्या था, प्रारंभिक मूल्य क्या था? तो आप इसी प्रकार से बिल्कुल ऐसे उदाहरण से देख सकते हैं कि पेन का आपको निकालना है प्रतिशत वृद्धि और कंपास का निकालना है प्रतिशत कमी। क्योंकि अगर वृद्धि होगा तो वृद्धि का प्रतिशत इस सूत्र से और कमी होगा तो कमी का प्रतिशत इस सूत्र से। मुझे उम्मीद है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। और यदि समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कि क्या समझ नहीं आया और इसको अच्छे से कैसे बताया जा सके और किस टॉपिक में और लेक्चर होना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आशा है आपको समझ आया, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।